क्षेत्र जो अपनी लड़ाकू जनजातियों और वफादार योद्धाओं के लिए प्रसिद्ध था। एक हफ्ते की यात्रा के बाद वे भैरव सिंह के किले पहुंचे। पहुंचते ही सैनिकों ने उन्हें डाकू समझकर घेर लिया, लेकिन जैसे ही मयंक ने अपनी पुरानी शाही पहचान बताई, उन्हें सरदार के सामने ले जाया गया। सरदार भैरव सिंह ने विचार करते हुए कहा, मयंक, तुम तो राजा के खास थे और ये वही लोहार और उसकी पत्नी हैं जिन्हें राज्य में डायन घोषित किया गया। तुम लोग यहाँ क्या चाहते हो? गौरी का निर्णायक क्षण आ चुका था। वो आगे बढ़ी और बिना किसी भय के बोली, सरदार, हम यहाँ शरण नहीं, न्याय मांगने आए हैं। हम उस झूठ का पर्दाफाश करने आए हैं जिसने इस धरती को बंजर बना दिया है। फिर तीनों ने मिलकर पूरी कहानी सुनाई। मयंक ने आंसुओं के साथ राजा के षड्यंत्र की गवाही दी। रामू ने राज चिन्ह वाली बोरी और विषैली वनस्पति उनके चरणों में रख दी। जब भैरव सिंह को पता चला कि राजा ने अपनी ही प्रजा को एक झूठे अकाल में ढकेल दिया है, तो उनका शांत चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वो सिंहासन से उठे और उनकी गर्जना से किला कांप उठा। ऐसे राजा पर यह पाप है या अधर्म की पराकाष्ठा। विक्रमसेन ने केवल सिंहासन का नहीं बल्कि मानवता का भी अपमान किया है। भैरव सिंह ने रामू और गौरी की ओर देखा। उनकी आंखों में अब संदेह नहीं, सम्मान चमक रहा था। वे गरजे, तुमने जो साहस दिखाया है वो असाधारण है। मैं भैरव सिंह इस अधर्म के युद्ध में सत्य के साथ हूँ। ये कोई साधारण वादा नहीं था, ये क्रांति का शंखनाद था। अगले दिन भैरव सिंह ने अपने सभी योद्धाओं और आसपास के गांव के मुखियाओं की एक बड़ी सभा बुलाई। उन्होंने सबूत सबके सामने रखे और मयंक ने सार्वजनिक रूप से गवाही दी। जब लोगों ने सच्चाई सुनी तो उनके दिलों में वर्षों से दबी हुई पीड़ा और भय अब प्रतिशोध की जलती हुई लाल ज्वाला में बदल गए। सभा के बीच गौरी आगे बढ़ी। उसने कमर से अपनी शादी की लाल चुनरी निकाली, वही चुनरी जिसे पहनकर वो रानी बनने का सपना तो नहीं पर एक शांत सुखी जीवन का सपना देखा करती थी। आज वो चुनरी एक नए उद्देश्य के लिए उठने वाली थी। गौरी ने उस लाल चुनरी का एक लंबा टुकड़ा फाड़ा और उसे भैरव सिंह की तलवार की नोक पर बांध दिया। फिर ऊंची दृढ़ आवाज में बोली, ये लाल रंग मेरे सुहाग का प्रतीक था। राजा ने इसे मेरे अपमान का रंग बनाने की कोशिश की, पर आज से ये लाल पताका हमारे क्रोध, हमारे बलिदान और हमारे न्याय के संकल्प का प्रतीक होगी। ये रंग हर उस निर्दोष की हत्या का रंग है जो इस अत्याचारी शासन में मारा गया। हम इस लाल झंडे के नीचे तब तक लड़ेंगे जब तक इस राज्य का आसमान फिर से साफ न हो जाए। सभा गूंज उठी। भवानी, सरदार भैरव सिंह की। हजारों तलवारें एक साथ खिंच गईं और हर आंख में एक ही संकल्प चमक रहा था, राजधानी चलो। अब गौरी सिर्फ एक लोहार की पत्नी नहीं थी, वो क्रांति की नायिका बन चुकी। चढ़ते सूरज की लाली अभी दूर थी, पर क्रांति की लाली पहले से ही राजधानी की ओर कूच कर चुकी थी। और सबसे आगे थी वो गर्व से लहराती लाल पताका, जो एक अत्याचारी राजा के अंत की कहानी लिखने वाली थी। राजधानी की ओर बढ़ता हुआ ये काफिला अब कोई साधारण सेना नहीं था, ये एक चलता फिरता विद्रोह था। जैसे जैसे वे गांव और कस्बों से गुजरते, भूख से त्रस्त पीड़ित प्रजा अपने घरों से निकल आती। जब वे भैरव सिंह की लाल पताका देखते और उसके पीछे चलती गौरी की शांत तेजस्वी मूर्ति को देखते, तो उनके मुरझाए चेहरों पर आशा की एक नई लाली दौड़ जाती। किसान अपनी जंग लगी दरांतियां और फावड़े लेकर जुड़ जाते। लोहार अपनी अधूरी तलवारें और हथौड़े लेकर साथ हो लेते। माताएं अपने भूखे बच्चों का वास्ता देकर अपने पतियों को विदा करती। ये अब राजा के खिलाफ युद्ध नहीं था, ये अन्याय के खिलाफ एक महायज्ञ था। और गौरी उस यज्ञ की मुख्य पुरोहित बन चुकी थी। लोग अब उसे गौरी नहीं, अग्निपुत्री या क्रांति माता कहकर पुकारते थे। रामू, जो अब भैरव सिंह की सेना में एक महत्वपूर्ण सेनापति बन चुका था, इस जन सैलाब को व्यवस्थित कर रहा था। उसका हथौड़ा अब सिर्फ लोहा नहीं बल्कि एक बिखरे समाज को एक फौलादी सेना में ढाल रहा था। उधर राजमहल में जब एक कांपते हुए गुप्तचर ने इस विद्रोह की खबर दी, तो राजा विक्रमसेन हंस पड़ा। एक लोहार की बीवी और किसानों की सेना? भैरव सिंह बूढ़ा हो गया है, उसका दिमाग फिर गया है। वे राजधानी की दीवारों तक पहुंचने से पहले ही थक कर मर जाएंगे।
लेकिन मंत्री बुद्धि सिंह की आंखों में ये लापरवाही नहीं थी। वो बोला, महाराज, आग की एक छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल को जला सकती है। और इस विद्रोह की चिंगारी वो औरत है जिसकी बुद्धि को हम पहले भी देख चुके हैं। हमें उन्हें राजधानी के बाहर ही रोकना होगा। राजा ने मदिरा का प्याला होंठों से लगाते हुए कहा, रोकना नहीं, बुद्धिसेन, कुचलना। जब वे शहर के पास आए तो हम उन पर ऐसा प्रहार करें कि भविष्य में कोई भी किसान राजा के खिलाफ सिर उठाने का सपना भी न देख सके। पूरी सेना को उत्तर द्वार पर तैयार करो, उन्हें वहीं मौत के घाट उतार देंगे। बुद्धिसेन ने सिर झुकाया, पर उसके मन में एक और भी कुटिल योजना चल रही थी। वो फुसफुसाया, महाराज, क्यों ना उन्हें थोड़ा और पास आने दें। शहर की दीवारों के ठीक नीचे एक संकरी घाटी है। जब उनकी भीड़ उस घाटी में घुसेगी, हम ऊपर से आग के गोले और भारी पत्थर बरसाएंगे। वे चूहेदानी में फंसे चूहों की तरह मारे जाएंगे, एक भी नहीं बचेगा। राजा की आंखों में एक पैशाचिक चमक फैल गई। अपनी ही प्रजा के नरसंहार का ये विचार उसे रोमांचित कर गया। वो गर्जा, ऐसा ही होगा। उनकी लाल पताका को मैं उनके ही खून से और लाल कर दूंगा। गौरी, रामू और भैरव सिंह जब राजधानी से एक पड़ाव दूर पहुंचे तो उनके गुप्तचरों ने राजा की उस भयानक योजना का राज खोल दिया। संकरी घाटी पूरी तरह एक खुला मौत का फंदा थी। भैरव सिंह ने तलवार खींचते हुए कहा, हम घाटी से नहीं गुजरेंगे, हम सीधा हमला करेंगे, चाहे कीमत कितनी भी भारी क्यों न हो। लेकिन गौरी ने उनका हाथ थामकर रोक दिया। उसकी नजरें राजधानी के धुंधले क्षितिज पर टिकी थीं। वो बोली, सरदार, राजा चाहता है कि हम क्रोध में आकर उसी बिछाई हुई बिसात पर कदम रखें। वो हमारी ताकत से लड़ना चाहता है, लेकिन हम उसकी ताकत से नहीं, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी से लड़ेंगे। रामू ने पूछा, राजा की सबसे बड़ी कमजोरी? गौरी बोली, उसका अहंकार और अपनी प्रजा से पूरी तरह कटा हुआ होना। वो सोच भी नहीं सकता कि उसकी भूखी प्यास से जूझती प्रजा किसी से मदद पा सकती है। उसकी ये योजना सुनकर भैरव सिंह और रामू दोनों स्तब्ध रह गए। इतनी साहसी, इतनी अप्रत्याशित योजना जो जितनी महान थी उतनी ही खतरनाक भी। अगली सुबह राजधानी के उत्तरी फाटक पर तैनात सैनिकों ने एक अजीब दृश्य देखा। विद्रोही सेना गायब थी। उसकी जगह लगभग 100 बैलगाड़ियों का एक विशाल काफिला धीरे धीरे शहर की ओर बढ़ रहा था, जिन पर था अनाज, फल और पानी से भरे बड़े मटके। सबसे आगे एक सफेद झंडा, शांति का प्रतीक। शाही सेनापति ने उन्हें रोककर पूछा, कौन हो तुम? काफिले का नेतृत्व कर रहा आदमी, जो वास्तव में भेष बदलकर रामू था, आगे आया और झुककर बोला, हम अवंती राज्य के व्यापारी हैं। सुना है सोमनगर में अकाल है। हमारे महाराज ने आपकी प्रजा के लिए ये अन्न और जल भेजा है। इसे हम शहर के मुख्य अन्न भंडार तक पहुंचाना चाहते हैं। सैनिक संदेह में पड़े हुए ही थे कि एक संदेशवाहक हांफते हुए आया। राजा को जब खबर मिली, उसका अहंकार और फूल गया। उन्हें अंदर आने दो। प्रजा देखे कि अपने संकट काल में दूसरे राज्य भी मुझे सम्मान देते हैं। अन्न और पानी शाही भंडार में जमा करो, कल मैं स्वयं इसे बांटूंगा। राजधानी के विशाल दरवाजे खोल दिए गए और सैनिकों को यह पता ही नहीं था, हर अनाज की बोरी के नीचे भैरव सिंह के सशस्त्र योद्धा छिपे थे। आखिरी कुछ गाड़ियों में अनाज नहीं, रामू के बनाए हुए विशेष हथियार और ज्वलनशील पदार्थ रखे थे। और उस व्यापारी का वेश धारण किए काफिले का नेता कोई और नहीं, स्वयं रामू था। उसके ठीक पीछे एक साधारण ग्रामीण स्त्री के रूप में क्रांति की लाल ज्वाला चल रही थी, गौरी। उसने राजा के अहंकार को उसके ही महल के दरवाजे पर आखिरी धक्का दे दिया था। सांझ ढल चुकी थी। सूरज की आखिरी लाल किरणें सोमनगर की मीनारों को ऐसी चमक दे रही थीं, मानो आने वाले रक्तपात का संकेत हो। काफिला शाही अन्न भंडार पहुंचा। सेनापति ने आदेश दिया, जल्दी से सामान उतारो। रामू ने हल्की मुस्कान के साथ अपने हथौड़े को उठाया, जो सामान्य औजार की तरह साथ लाया था। अगले ही पल उसने पूरी ताकत से
हथौड़ा गाड़ी के लोहे के धुर्रे पर दे मारा। गगन भेदी आवाज जो कभी गांव की शांति में गूंजती थी, आज राजधानी के दिल में क्रांति का बिगुल बनकर दहाड़ उठी। ये इशारा था और इशारे के साथ ही नरक फट पड़ा। अनाज की बोरियां फटी, उनके नीचे से भैरव सिंह के खूंखार योद्धा बिजली की तरह बाहर कूदे। तलवारों के निकलते ही सूरज की आखिरी लाल किरणें मृत्यु की चमक बन गईं। शाही सैनिक कुछ समझ पाते उससे पहले उनकी गर्दनें धड़ से अलग हो चुकी थीं। शहर में अफरा तफरी मच गई। रामू के नेतृत्व में विद्रोहियों ने पहले अन्न भंडार पर कब्जा किया, फिर शहर के फाटक की ओर दौड़ पड़े, जहां बाहर भैरव सिंह की सेना इंतजार में थी। उधर गौरी, वो जानती थी कि ये युद्ध सिर्फ तलवार से नहीं जीता जाएगा। अगर प्रजा का डर गुस्से में ना बदला तो क्रांति कुचल दी जाएगी। वो तेजी से एक बैलगाड़ी पर चढ़ गई। उसके बाल खुले, उसकी आंखों में आग और उसकी आवाज पूरे कोलाहल को चीरती हुई। सोमनगर के वासियों, भागो मत। देखो, ये कोई विदेशी सहायता नहीं है, ये तुम्हारे ही भाइयों का लाया हुआ न्याय है। उसने वो राज चिन्ह वाली बोरी उठाई जिसमें राजा ने जहर मिलाया था। बोरी को फाड़कर विषैली वनस्पति हवा में उछाली। ये कोई देव प्रकोप नहीं, ये तुम्हारे राजा का पाप है। उसने नहरों में जहर घोलकर तुम्हारी धरती को बंजर बनाया, तुम्हारे बच्चों को भूखा मारा, सिर्फ अपने अहंकार के लिए। गौरी की आवाज आग की तरह प्रजा की नसों में दौड़ गई। अब डर गुस्से में बदल चुका था। उसी समय शहर का विशाल फाटक खुला और भैरव सिंह अपनी सेना के साथ हर हर महादेव का नारा लगाते हुए राजधानी में घुस आए। लाल पताका राजधानी के आसमान तले शान से लहरा उठी। प्रजा का डर टूट गया। घर घर से लोग हथियार लेकर निकल आए। कोई लाठी, कोई दरांती, कोई मशाल। पूरा शहर रण क्षेत्र बन गया। महल में यह समाचार सुनते ही राजा विक्रमसेन के हाथ से मदिरा का प्याला गिर पड़ा। सेना, सेना कहाँ है? इन विद्रोहियों को कुचल दो। लेकिन सब खत्म हो चुका था। उसकी आधी सेना वहीं घाटी में फंसी थी जहां वो विद्रोहियों को मारना चाहता था, बाकी शहर में कट रही थी। रामू के नेतृत्व में एक भयंकर टुकड़ी महल में घुस चुकी थी। लाल कालीन राजा के अपने रक्षकों के खून से और भी लाल हो गया था। वो सिंहासन कक्ष में पहुंचे जहां विक्रमसेन अपने भव्य सिंहासन के पीछे डर से सहमा हुआ छिपा था। मंत्री बुद्धिसेन उसके पैरों में गिड़गिड़ा रहा था। रामू ने तलवार तान दी। विक्रमसेन चीखा, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें आधा राज्य दूंगा। गौरी आगे आई। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि दया चमक रही थी। वो बोली, हमें तुम्हारा राज्य नहीं चाहिए विक्रमसेन, हमें बस वो न्याय चाहिए जो तुमने अपनी प्रजा से छीना है। तुम्हारा अंत राजा की तरह युद्ध में नहीं, अपराधी की तरह जनता की अदालत में होगा। उसी समय सैकड़ों नागरिक और भैरव सिंह भीतर घुसे। अपने राजा को इस दयनीय हालत में देखकर लोगों ने घृणा से थूक दिया। राजा और उसका मंत्री जंजीरों में जकड़ दिए गए, उन्हीं बेड़ियों में जिनमें कभी रामू को कैद किया गया था। जिस सिंहासन पर बैठकर विक्रमसेन खुद को ईश्वर समझता था, आज वो खाली खड़ा था। मशालों की लाल रोशनी उस पर पड़ रही थी, मानो स्वयं सिंहासन भी अपने स्वामी के पतन पर शर्मिंदा हो। सोमनगर का सबसे अंधकारमय अध्याय समाप्त हो चुका था। क्रांति सफल हुई थी, लेकिन अत्याचार का अंत हमेशा एक नए युग की शुरुआत होती है। अब प्रश्न ये था कि खून से सनी इस सुबह के बाद सोमनगर का अगला सूरज कौन देखेगा? उम्मीद है